नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरान कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पाकिस्तान ने देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से की फायरिंग। भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। वेव समिट का आज तीसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक करेगा जारी। उत्तर और पश्चिम भारत में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। तो अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेज लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति लोरेंको का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 38 साल बाद हो रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित है। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका विशेष स्वागत किया गया और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 9वीं बार नियंत्रण रेखा से सटे सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने केवल राजनेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनलों के खातों पर भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। और अब बात करेंगे वेव्स 2025 की। मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करेगा। ये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की
अपार क्षमता है। ताजा अनुमान के अनुसार मीडिया एवं मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके 2027 तक 7% CAGR की दर से बढ़कर 3067 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए तमाम नीतिगत पहलुओं और उनके कार्यान्वयन को उचित डेटा द्वारा समर्थित करने की जरूरत है। मंत्रालय और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों की डेटा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 आज वेव्स 2025 में लॉन्च की जाएगी, जिसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न भागों पर नया डेटा और जानकारी शामिल है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें नवीनतम रुझानों, नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे के साथ जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से आयोजित किया है। जहां होता है विचारों का आदान प्रदान, जहां उठती हैं बदलाव की लहरें, क्रिएटिविटी और करिश्मे का मेल, यही है वेव्स 2025 की पहचान। जी हां, वेव समिट के दूसरे दिन भी कई सत्रों में मनोरंजन और सिनेमा जगत को लेकर रोचक चर्चाएं हुई। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तो इतना तक कहा कि उनके 36 साल के करियर में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया। मुंबई में हो रहे वेव समिट 2025 की भारत के साथ साथ विदेश में भी चर्चा है। समिट के दूसरे दिन की शुरुआत सेशन स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टूडियो मैप के टॉपिक के साथ हुई, जिसमें मॉडरेटर के रूप में फिल्म समीक्षक मयंक शेखर रहे। उन्होंने अभिनेता आमिर खान, फिल्म निर्माता दिनेश विजन, रितेश सिधवानी, PVR आयनक्स के संस्थापक अजय बिचली, अमेरिकी फिल्म निर्माता चार्ल्स रोवन से सत्र के दौरान बातचीत की। वहीं अगले सेशन सिनेमा द सॉफ्ट पावर में मॉडरेटर के रूप में फिल्म निर्माता करण जौहर रहे। उन्होंने अभिनेत्री करीना कपूर और तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा से विमर्श किया। फिल्म जगत के दिग्गज आमिर खान और करीना कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेव्स की जमकर तारीफ की। I've been around for almost now 35 years. And in these 35 years, I have not seen any government, and there have been a number of governments, who has ever thought about us. So this is the first time that any government has applied their mind and their emotions and said, "Ki yaar, let's do something in media and entertainment." I think with the support of the government and the I&B ministry and our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I think India today stands as one of the biggest superpowers. इस बीच टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड सेशन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि आधुनिक युग में भारत की शानदार विरासत और रंगमंच, नृत्य, संगीत, सिनेमा, कलाकार, कारीगरों की सौम्य शक्ति ने विश्व के कोने-कोने में लोगों के दिलों को छुआ है। Let our Amar Chitra Kathas be the world's next Harry Potters. Let our epics, Ramayana and Mahabharat, light up the silver screens of the world. Let our classical dances sparkle on the grandest of global stages. Let our stories inspire generations to come. Because friends, culture is not just a reflection of who we are. It is a powerful tool to shape who we become. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में हो रहे वेव समिट को संबोधित करते हुए कहा कि रचनात्मकता के लिए संस्कृति से प्रेरणा मिलती है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान परंपराओं, विरासत, विचारों, प्रथाओं और
रचनात्मकता पर फोकस किया। As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices, and to our creativity. Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. गौरतलब है कि 4 दिवसीय वेव समिट में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वेव्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने को तैयार है। अगले 1 दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, समझने के लिए देखिए डीडी न्यूज की ये रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। ये गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बनके ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई।
तकनीक की दुनिया में हो रहे निरंतर विकास के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का रचनात्मक उपयोग आजकल सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बन चुका है। और इसी कड़ी में प्रख्यात गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने हाल ही में एआई की मदद से एक नया गीत तैयार किया है। ये खास प्रयोग वेव समिट 2025 के अवसर पर सामने आया, जहां शंकर महादेवन ने दूरदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और एआई का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा किस प्रकार से। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने एक गाना भी रिक्रिएट किया है एआई के जरिए। क्या भविष्य है? क्योंकि हम एक पुराना म्यूजिक देखते थे लेकिन अब एआई का भी जमाना आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो नई टेक्नोलॉजी आने से हम इंसानों को थोड़ा सा एक घबराहट हो ही जाता है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी कला है उसको और भी एनहांस करने के लिए, हमारी कला को और भी बेटर करने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर है वही डिसाइड करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए उसके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये नया टेक्नोलॉजी है। जैसे 100 साल पहले अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, हम पेपर में लिख के कैलकुलेट करते थे, बाद में कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। सिमिलरली म्यूज़िक में कीबोर्ड्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, मिडी आ गया। उसी तरह से ये जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते जाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी इसका सहायता लेना चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ को आप मिसयूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली इसको भी आप लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए और आपने अपने कला को और बरकत देने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और सवाल यह है कि जिस प्रकार से इस वक्त हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो क्रिएटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एआई आता है। तो ऐसे में भारत का जो एक संगीत है खासतौर पर एआई के साथ अगर जुड़ जाएगा तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म अब देखते हैं कि इसके जरिए मिलेगा। भारतीय संगीत को कोई रिप्लेस नहीं करेगा एआई, लेकिन उसका हम लोग मदद ले सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक फॉर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोकगीत, भारतीय, जहाँ पूरे विश्व में हम लोग उसको पहुँचाने का एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये बेहद हेल्पफुल है हमको मदद करने के लिए। हमारा कला, अच्छा एआई किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंस, करेक्ट? तो उसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। और भारतीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप जिम्मेदारी से यूज़ करें तो। आखिरी सवाल आपसे वेव्स के बारे में, जिस प्रकार से वेव्स हम देख पा रहे हैं, अलग अलग विधाएं हैं, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, एनिमेशन सेक्टर हो, या फिर हम ग्राफिक्स की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, म्यूजिक चूंकि आपकी उसकी गार्डियन भी है, किस प्रकार से वेव्स का ये प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक को नए स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? एक ऐसे समिट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कला के अलग अलग लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं सब साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े बॉसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनको हमारा जो कला है उसका एक झलक मिलता है। वी आर एबल टू प्रमोट आवर टैलेंट, आवर म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे एक ही जाहिर होता है कि जो विश्व है और छोटा होकर नज़दीक होके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, समिट की वजह से हम सब एक साथ आ रहे हैं। थैंक यू। बात कर ले हम और चाहेंगे जिस प्रकार से म्यूजिक का ये स्तर बढ़ा है और एआई के साथ म्यूजिक ने एक हाथ जोड़ा है, एक नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है वैश्विक स्तर पर भी आने वाले समय में हम सुन पाएंगे। शीर्षलाल, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो ये खबरें थी वेव से जुड़ी हुई। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, तो वहीं दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कल दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पंजाब और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश होने की संभावना है। दोनों ही राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली मेट्रो आज स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली मेट्रो 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई, जब से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार विस्तार की ओर है। आज न केवल दिल्ली बल्कि NCR और शहरों में भी मेट्रो दौड़ रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए ये मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है। दिल्ली NCR की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अस्तित्व में आए 31 साल हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दिल वालों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लोगों को मेट्रो की सुविधा बेहद आसान और सरल लगती है। दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ा और व्यस्ततम मेट्रो है और दुनिया की 9वीं सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली लंबी अवधि में और 16वीं सबसे बड़ी सवारी में है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माण और संचालन के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 मई 1995 को पंजीकृत किया गया था। वहीं इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में रेड लाइन से शुरू हुई थी। सबसे पहली मेट्रो शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी, जो 8.4 किलोमीटर तक चली थी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिल्ली मेट्रो के बढ़ते कदम से दिल्ली मेट्रो का नाम दुनिया के अग्रणी मेट्रो नेटवर्क में शुमार हो गया। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, पूरा दिल्ली को कनेक्ट करता है मेट्रो, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इजी है। मेट्रो ने धीरे धीरे इतनी सुविधाएं कर दी। हम खुद मेट्रो से, मैं गाड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं मेट्रो से चलना प्रीफर करता हूँ। फरीदाबाद से मुझे इतनी गर्मी में मैं बस में नहीं आ सकता और मुझे मेट्रो से बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिल्ली जुड़ गई है इससे और अब तो यूपी तक जा रही है। इतनी साफ़ सफाई और इतना मतलब इतनी पंक्चुअलिटी जो कि है मेट्रो में, और मतलब टाइमली ट्रैवल होता है और पैसे भी लाइक मनी आल्सो सेव। इससे बेस्ट चीज़ है ही नहीं। आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी गाड़ी भी पार्क करके मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। DMRC ने अपने नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 में दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना को मंजूरी दी थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। फेज 4 में 3 प्राथमिकता वाले गलियारे शामिल है। इन 3 गलियारों की कुल लंबाई 61.679 किलोमीटर है। कुल 61.679 किलोमीटर में से 22.359 किलोमीटर भूमिगत और 39.320 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाया जाएगा। इन गलियारों में 46 स्टेशन होंगे, जिनमें से 17 स्टेशन भूमिगत होंगे, बाकी 29 स्टेशन एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाए जाएंगे। वर्तमान में दिल्ली और NCR में DMRC द्वारा 288 स्टेशनों के साथ लगभग 392 किलोमीटर की कुल 12 मेट्रो लाइनें संचालित की जा रही हैं। मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली के साथ राजधानी की सीमा से सटे गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ तक पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक के साथ दिल्ली विश्व के उन देशों में शामिल हो गई है जहां पर शहर और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है। दिल्ली मेट्रो अपने 3 दशक के सफर में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को समयबद्ध तरीके से अपनी यात्रा पूरी करने में सफलता मिल रही है। साथ ही साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये मेट्रो आम जीवन के लिए लाइफलाइन के रूप में सामने आई है। साथ ही साथ दिल्ली NCR तक पहुंचने वाली ये मेट्रो अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और इसे ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कैमरा राज के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली।
और बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस बार चुनाव में लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अभी लेबर पार्टी की सरकार है। चुनाव में पीएम एंथनी अल्बनीज सरकार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए संघर्ष करेगी। देश में सबसे सस्ते आवास की कमी, ऊंची ब्याज दरें और जीवाश्म ईंधन से पैदा बिजली को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल पूरी तरह से विभाजित हैं। साथ ही साथ चीन से निपटने के तरीकों को लेकर भी प्रमुख दलों में मतभेद हैं और ऐसे में विपक्षी नेता पीटर डटन ने कई मुद्दों पर पीएम अल्बनीज को घेरा है। पर अगर सर्वे की माने तो इस बार भी सीधा झुकाव लेबर पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।